आज की इस वीडियो में हम 5 मुख्य खबरों पर बात करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी ऑथरिंग। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले याद दिला दें, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबाना ना भूलें ताकि हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। पहला, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत ने शुक्रवार को दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण पर अपनी तीसरी सुनवाई की। इस दौरान आयोग ने अधिकारियों से पराली का विशिष्ट विवरण मांगा। वहीं आगे की रिपोर्ट की मांग करते हुए सुनवाई की अगली तारीख 25 नवंबर 2022 तय की गई है। जेके श्रीवास्तव, उप निदेशक मीडिया और संचार, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC ने बताया कि आज सुनवाई हुई है। सभी राज्यों ने हमारे सवालों का जवाब दिया। उन्होंने कहा, 25 नवंबर को फिर सुनवाई होगी। हमारी मुख्य चिंता नागरिकों को स्वच्छ हवा प्राप्त कराना है, जिसमें मशीनों की मदद से पराली जलाने से रोकना, गरीब किसानों को इसकी सुविधा देना और सड़कों पर सफाई के लिए यंत्रीकृत व्यवस्था प्रदान करना आदि शामिल है। एक प्रणाली के माध्यम से किसानों को मशीनें जो पंचायतों और अन्य स्थानीय निकायों के माध्यम से संचालित की जा सकती है, उन्हें गरीब किसानों को मुफ्त में और जो लोग वहन कर सकते हैं उन्हें थोड़े शुल्क के साथ प्रदान कर सकते हैं। इसे लेकर भी चर्चा होगी। दूसरा, मिस्र यानी इजिप्ट में हुए पर्यावरण सम्मेलन में वायुमंडल में स्वच्छ करने के लिए विकासशील और गरीब देशों को मदद देने के लिए विकसित देश तैयार नहीं हैं। पर्यावरण सुधार संबंधी घोषणा पर सहमति न बन पाने के कारण सम्मेलन को एक दिन के लिए बढ़ा दिया गया है, यानी अब शनिवार तक सम्मेलन होगा। शुक्रवार के मसौदे में कुछ नए बिंदु शामिल किए गए। इसमें पर्यावरण की वजह से नुकसान उठाने वाले गरीब देशों को आर्थिक सहायता देने और विस्थापन के शिकार लोगों की सहायता करने का निर्णय लिया गया है। लेकिन विकसित देशों, खासतौर से अमेरिका ने बाढ़, मध्यम गति के तूफान और ऐसी ही अन्य वजह से विस्थापित होने वालों की मदद से असहमति जता दी। कहा कि इससे वे दुनिया भर में सामान्य मौसमी बदलावों में मदद के लिए कानूनी रूप से जिम्मेदार हो जाएंगे। भारत सहित कई विकासशील और गरीब देश लंबे समय से इस तरह के मामलों में मदद की मांग करते रहे हैं। मसौदे में तेल, गैस और कोयले का उपयोग चरणबद्ध तरीके से बंद करने के भारत के प्रस्ताव की अनदेखी कर दी गई है। विकासशील और गरीब देशों की पर्यावरण सुधार के लिए धन और तकनीकी मांग को भी विकसित देशों ने अनसुना कर दिया है। सम्मेलन में विकसित देशों ने हानिकारक गैसों का सर्वाधिक उत्सर्जन करने वाले 20 देशों की सूची बनाकर उनके लिए ईंधन उपयोग के नए नियम बनाने की चाल चली। तीसरा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक कार्यक्रम के दौरान आतंकवाद को सबसे बड़ा खतरा बताया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र, मानवाधिकार, आर्थिक प्रगति और विश्व शांति के लिए आतंक एक गंभीर खतरा है। शाह तीसरे मंत्री स्तरीय सम्मेलन नो मनी फॉर टेरर के समापन सत्र में शामिल हुए थे। उन्होंने कहा कि आतंकवाद का सामना करने के लिए पूरे विश्व को कंधे से कंधा मिलाकर काम करना होगा। अमित शाह ने आतंकवाद को हराने के लिए विश्व समुदाय के बीच खुफिया जानकारी साझा करने में पारदर्शिता रखने का भी आह्वान किया। उन्होंने कहा कि हमारी पहली प्रतिबद्धता पारदर्शिता के साथ सहयोग की होना चाहिए। सभी देशों, सभी संगठनों को बेहतर और प्रभावी तरीके से खुफिया जानकारी साझा करने में पूरी पारदर्शिता का संकल्प लेना चाहिए।
युवाओं के बीच कट्टरता को बढ़ावा देने वाले एक संगठन के खिलाफ भारत द्वारा की गई कार्रवाई का हवाला देते हुए गृह मंत्री ने कहा कि हर देश को ऐसे संगठनों की पहचान करनी चाहिए और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। चौथा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटिश सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाली झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को उनकी जयंती के अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि राष्ट्र के लिए उनके साहस, अतुलनीय योगदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा, रानी लक्ष्मीबाई को उनकी जयंती पर याद कर रहा हूँ। हमारे राष्ट्र के लिए उनकी प्रतिष्ठा और महत्वपूर्ण योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता। वह औपनिवेशिक शासन के उनके प्रभाव के विरोध के लिए प्रेरणा का स्रोत है। पांचवा, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने शनिवार को कहा कि पूरी दुनिया यूरोप में हो रहे युद्ध के कारण नई चुनौतियों का सामना कर रही है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के कारण दुनिया को गंभीर भोजन और ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक के आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग के वार्षिक अनुसंधान सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी ने बिग डाटा को पता लगाने, इसका उपयोग करने और घर से काम करने के दौरान प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया तंत्र को मजबूत करने का अवसर पैदा किया है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी ने नीति निर्माण के लिए नए शोध मुद्दे और विश्लेषणात्मक चुनौतियों को सामने रखा है। कोरोना महामारी के कारण मांग और आपूर्ति को झटका लगा है। उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी की पहली लहर के दौरान सबसे बड़ी चुनौती डाटा कलेक्शन और डेटा में संबंध सांख्यिकीय ब्रेक थी। महामारी के दूसरे लहर के दौरान लक्षित नीतिगत हस्तक्षेपों को डिजिटाइज करने के लिए क्षेत्र स्तर के तनाव पर जानकारी एकत्र करना और भी महत्वपूर्ण हो गया था। आज के लिए इतना ही। शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में और ज़रूरी खबरों के साथ। नमस्कार।